ये कहानी एक सुनसान आइलैंड से शुरू हुई है जहाँ जोआ नामी लड़की होश में आई है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा कि वो यहाँ कैसे आई। उसके इर्द गिर्द कोई इंसान भी नहीं। तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए वो इधर उधर भटकना शुरू करती है और तभी उसे रेत में पड़ी हुई एक बोतल नजर आती है। इस बोतल को उठाते ही जोआ की गुजरी हुई बातें याद आने लगी। वो यहाँ कैसे आई थी? ये बात थी एक हफ्ते पहले की, जहाँ वो अपने घर पर थी। उसे एक अननोन नंबर से एक आइलैंड पे होने वाली पार्टी का इनविटेशन मिलता है जो कि बिल्कुल फ्री था। जोआ बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ जाने के लिए हाँ कर देती है। हालांकि ट्रिप के रूल्स भी काफी अजीब थे। पहला ये कि वो इस ट्रिप की लोकेशन के बारे में किसी दूसरे को नहीं बता सकती थी और दूसरा ये कि वो अपने साथ इस ट्रिप पर किसी को लेकर भी नहीं आ सकती थी। इन रूल्स को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी जोआ पार्टी में अपने फ्रेंड को ले जाने का डिसाइड करती है और पहुंचती है उस सीक्रेट जगह पर जहां कंपनी ने उसे बुलाया था। इसी लोकेशन पे इन्हें एक और लड़का भी मिलता है और फिर वो ड्रोन उन्हें एक कमरे तक ले आता है जहां बहुत सारे लोग थे और उन्हें उसी पार्टी का इनविटेशन मिला था। कुछ देर बाद यहाँ कंपनी की गाड़ी आ जाती है उन्हें आइलैंड पे ले जाने के लिए, जिसमें बैठकर ये लोग मस्ती करते हुए पहुँचते हैं एक बीच पर, क्योंकि आगे का सफर इन्हें बोट से तय करना था। यहाँ बोट में उनकी आइडेंटिटी चेक हो रही थी, जो देख जोआ की फ्रेंड डर जाती है क्योंकि उसके पास पार्टी का इनविटेशन नहीं था और वो अब उसे पार्टी में ना जाने देते। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये मास्क पहने हुए लोग उन्हें रोकते भी नहीं और फिर कुछ ही देर बाद पार्टी में आए सभी लोगों का मोबाइल फोन ले लिया जाता है। मोबाइल फोन लेने वाली बात सभी लोगों को अजीब लग रही थी, पर ये लोग आधे रास्ते में आ चुके थे और कंपनी की बात मानने के अलावा इनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। तकरीबन 1 घंटे की इस बोट की सफर को एंजॉय करते हुए आखिरकार ये उस आइलैंड पे पहुंच गए जहां इन्हें पार्टी करनी थी। यहाँ आकर सभी लोगों को डिजिटल बैंड पहनाए गए। इन्हें यहाँ पार्टी करने में बहुत मजा आ रहा था। पार्टी करते करते रात भी हो चुकी थी लेकिन ये लोग थके नहीं थे। यहीं पर जोआ को एक डैनियल नाम का लड़का मिलता है जिसके वो काफी करीब आ जाती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पार्टी में एक बहुत बड़ा होलोग्राम चलता है जो कि एस्ट्रिड नाम की एक औरत का था, जो बताती है कि ये लॉन्च पार्टी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की है। हमने इस पार्टी में 100 लोगों को बुलाया है, लेकिन इन 100 लोगों में से सिर्फ 5 खुशनसीब ही हमारी न्यू सॉफ्ट ड्रिंक को टेस्ट करेंगे। इन 5 लोगों के नाम में जोआ का नाम भी था। 5 को ड्रिंक दी जाती है, ये लोग उस ड्रिंक को पी लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जोआ की फ्रेंड जो उसके साथ शहर से आई थी वो उसे ढूंढ रही थी। उसे ढूंढते ढूंढते वो इस पार्टी के पास बनी एक कैंप में चली जाती है, जहाँ उसने देखा कि पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स यहाँ एक आम आदमी को मार रहे हैं। वो उसका सर बार बार पानी में डुबा रहे थे, जो देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा डर गई और जोआ को ढूंढने के लिए उसकी तरफ भागी। जबकि दूसरी तरफ जोआ को तो उस ड्रिंक पीने की वजह से होश ही नहीं था। उसे अब हेलुसिनेशंस होने लगे थे, यानी अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही थी। वो इधर उधर भटकते हुए एक पहाड़ी तक पहुंची, इससे पहले कि वो उस पहाड़ी से गिर जाती, जहां एक आदमी उसकी जान बचाता है और फिर उसे यही छोड़कर चला जाता है। सुबह होने तक जोआ यही पड़ी रही। इसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जो हमने सीरीज के शुरू में देखा, जहाँ जोआ को कुछ याद नहीं है और उसे अब वही बोतल मिली है जिसकी ड्रिंक उसने रात में पी थी। जोआ पूरे आइलैंड पे घूमी। उसने देखा कि पार्टी में आए सभी लोग जा चुके थे। अब किस्मत से उसे वो 4 लोग मिल गए जिसने उसके साथ ही कंपनी की ड्रिंक पी थी। ये चारों मिलकर पूरे आइलैंड पे घूमते हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता। घंटों के इंतजार के बाद उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि पार्टी में आए सभी लोग उन्हें यहाँ छोड़कर वापस जा चुके हैं। इस वक्त पर उनके पास एक ड्रोन आता है। ये ड्रोन उन्हें इसी आइलैंड के दूसरी तरफ बने एक आलीशान मेंशन में लेकर आता है। ये देख सभी लोगों को हैरानी हुई कि इस आइलैंड के ऊपर बहुत से लोग रह रहे थे, जिनकी लीडर एस्ट्रिड नाम की वही लड़की है जिसका रात पार्टी में हमने होलोग्राम देखा था। एस्ट्रिड उन्हें बताती है कि शायद गलती से रात में बोट तुम लोगों को यही छोड़ गई है, पर आप लोग परेशान न हो, वो बोट आप लोगों को यहाँ लेने जरूर आएगी। जब तक बोट नहीं आती आप लोग यहाँ रह सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर जोआ को काफी तसल्ली मिलती है और तभी उसे अपनी दोस्त का ख्याल आता है जो उसके साथ शहर से आई थी। पता नहीं वो वापस गई भी कि नहीं। जोआ अपने रूम में आती है जहाँ उसे 2 लोग मिलते हैं। इनमें से एक निको नाम का वही लड़का था जिसने रात में जोआ को पहाड़ी से गिरने से बचाया था। जोआ ने यहाँ उसे थैंक्स किया अपनी जान बचाने के लिए और फिर ये दोनों बातों में लग गए। ये दिन तो उनका अच्छा गुजरा और अब जब अगले दिन इन लोगों ने यहाँ पे रहने वालों से बोट के बारे में पूछा तो इन्हें बताया गया कि समुद्र में बड़ी लहरें होने की वजह से बोट को किनारे तक लाया जाना मुश्किल है। उन्हें 1-2 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। इन लोगों के पास कोई और चारा भी नहीं था कि वो इनकी बात पे भरोसा कर लेते, लेकिन इन 5 में से एक लड़के को आइलैंड वालों पर शक हो गया। खैर ये लोग अब आइलैंड पे घूमने के लिए चले गए
और यहाँ पर जोआ को वो लड़का दिखा जिसको पिछली रात उसने अपनी दोस्त के साथ देखा था। वो इस लड़के से जाकर अपने दोस्त के बारे में पूछती है, लेकिन वो लड़का बड़े गुस्से में बदतमीजी से उसे जवाब देता है कि मैं इस नाम की लड़की को नहीं जानता। जोआ अब डर चुकी थी, उसे भी आइलैंड के लोगों पर शक हो रहा था। इस सब के बाद जोआ दोबारा आइलैंड के मेंशन में आ गई, जहाँ वो देखती है कि एस्ट्रिड इस आइलैंड के सभी लोगों को योगा करवा रही है। जोआ को तो इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर एस्ट्रिड के कन्विंस करने पर वो आ जाती है। जिसके बाद एस्ट्रिड ने जोआ से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवालात किए, जिसके जवाब में जोआ ने बताया कि उसका बचपन बहुत ही मुश्किल से गुजरा। उसकी मॉम ड्रग एडिक्ट थी, इसी वजह से जोआ को खुद अपना भी और अपनी बहन का भी ख्याल रखना पड़ा। ये सब सुनने के बाद एस्ट्रिड उसे हौसला देते हुए गले लगाती है। इस सब के बाद आइलैंड के लोग इन पांचों को बताते हैं कि कल को कंफर्म आप लोग की बोट आ जाएगी और आप लोग यहाँ से बाहर जा पाएंगे। लेकिन वो लड़का जिसे आइलैंड वालों पर शक था, वो अभी भी उनकी बातों का एतबार नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बाकी चारों लोग तो आइलैंड के लोगों से काफी घुल मिल चुके थे। जोया की निको नाम की एक लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी, जबकि जोया के दूसरे साथी को आइलैंड पर रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया था। दिखाया जाता है कि अब एस्ट्रिड ने इन पांचों के यहाँ से जाने के लिए फेयरवेल पार्टी का इंतजाम किया हुआ था। पर जब सब लोग पार्टी में बिजी थे तो जोआ का वो साथी जिसे आइलैंड वालों पे बिल्कुल एतबार नहीं था, वो यहाँ से निकलने में लग जाता है। आइलैंड के किनारे पे आके उसने दूर से आती एक बोट देखी जिसमें इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों के लिए सामान आया था। ये बोट इस लड़के के लिए एक उम्मीद थी, उसे इस आइलैंड से बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। और ये बात वो अपने सभी साथियों को बताने जाता है, लेकिन जब कोई इसकी बात नहीं सुनता तो वो अकेला ही आइलैंड के किनारे पे आके छुपते छुपाते तैरते हुए उस बोट के अंदर घुस जाता है। रात थी इसीलिए वो सो गया था। जब सुबह उसकी आंख खुली तो आइलैंड की एक लड़की उसे देख चुकी थी। वो उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती और अपने एक गैजेट से उसको मार देती है और फिर इसी लड़के की डेड बॉडी के साथ दोबारा इसी आइलैंड पे वापस आ गई। और यहाँ पर अब इस आइलैंड का सच रिवील होता है। इस आइलैंड पे रहने वाले सभी लोग एक कम्युनिटी है जिनकी लीडर एस्ट्रिड है। उसी ने अपने आइलैंड के कुछ लोगों को ये काम दिया कि बाहर से आने वाले लोगों के साथ दोस्ती करके उन्हें इस आइलैंड पे रहने के लिए कन्विंस किया जाए। दिखाया जाता है कि अगली सुबह जोआ जल्दी उठ गई है क्योंकि आज शिप आने का दिन है। वो जल्दी से जाकर अपने सभी साथियों को उठाती है, पर उसे अपना पांचवा साथी नहीं मिलता। जोआ का दूसरा साथी उसे बताता है कि रात उनके साथी ने उनसे इस आइलैंड से भाग जाने की बात की थी, शायद वो भाग गया होगा। ये सुन वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर अब वो किसी भी हाल में इस आइलैंड से निकलना चाहती है। साथ ही जोआ के ग्रुप के 2 लोग एस्ट्रिड की कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए मान गए। दिखाया जाता है कि एस्ट्रिड हमेशा इस आइलैंड पे रहने के लिए उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है। जबकि सीन कट होकर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है। जोआ की बहन जोआ के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। उसने अपनी मॉम के साथ मिलकर जोआ की मिसिंग रिपोर्ट भी पुलिस में करवाई, लेकिन पुलिस फिर भी उसकी बहन को नहीं ढूंढ सकी। अब जो भी करना था जोआ की बहन को खुद ही करना था। वो जोआ का रूम चेक करती है और यहाँ उसे जोआ का एक और मोबाइल मिल जाता है जिसमें डैनियल नाम के लड़के के मैसेजेस आ रहे थे। डैनियल वही लड़का था जो इस सीरीज के शुरू में पार्टी में ही जोआ से मिला था। वो और जोआ काफी करीब आ गए थे। डैनियल की इन मैसेजेस से जोआ की बहन को जोआ के आइलैंड पे जाने के बारे में पता चला और उस आइलैंड का पता चलाने के लिए उसने डैनियल नामी इस लड़के से मिलने का फैसला किया। सीन कट होकर दोबारा आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी तक जोआ को कोई बोट लेने नहीं आई, जहाँ इनकी कम्युनिटी का दोबारा से योगा सेशन शुरू हो चुका है। सभी लोग बैठे हुए हैं और इस मर्तबा एस्ट्रिड एक दूसरे लड़के से उसके पास्ट के बारे में बात करने को कहती है। वो लड़का थोड़ा हिचकिचाता है और फिर बता देता है कि बचपन में उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन की डेथ हो गई थी और इसी वजह से उसकी मॉम ने आज तक उससे बात नहीं की। इससे पहले कि एस्ट्रिड उसे हौसला देती, जोआ गुस्से में उठ खड़ी होती है और कहती है कि एस्ट्रिड की सारा ढोंग रचा रही है, वो हमें इसी आइलैंड पे रोकना चाहती है, मैं जानती हूँ। साथ ही उसने कम्युनिटी के बाकी लोगों पर भी गुस्सा करना शुरू कर दिया जो बार बार इनको लारा लगा रहे थे कि इनको वापस घर ले जाने के लिए एक बोट आने वाली है। जो गुस्से में वहाँ से उठ के दूर चली आई। उसके पीछे पीछे उसका दोस्त निको भी यहाँ आया। उसके गुस्से को ठंडा करते हुए निको ने उससे कहा कि अगर तुम इस आइलैंड की सच्चाई जानती हो तो रात में मुझसे मिलना। रात होने पर निको उसे जमीन के नीचे एक गुहार में ले गया जहाँ लकड़ियों के ऊपर एक डेड बॉडी रखी हुई थी। ये किसी और की नहीं बल्कि जोआ की उसी दोस्त की थी जिसके साथ वो इस आइलैंड पे आई थी, जिसे देखते ही जोआ चीख चीख कर रोने लगी। जिसके साथ इस सीरीज की कहानी यही खत्म हो गई और इस सीरीज के दूसरे सीजन को बिल्कुल इसी सीन से शुरू किया गया जहाँ अभी भी जोआ अपनी दोस्त के लिए रो रही। यहाँ जोआ ये जान पाई है कि उस रात जब उसे लगा कि उसकी दोस्त उसे छोड़कर इस आइलैंड से जा चुकी है, असल में
उस रात उस लड़की का मर्डर कर दिया गया था। जोआ ने अपनी दोस्त के मरने के गम में कई दिन यहाँ बेड पे ही गुजार दिए। इसी रात यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है। आइलैंड के सभी लोग जोआ के साथ आइलैंड के दरमियान में मिलकर खड़े हो जाते हैं ताकि इस तूफान से वो बच सके। इसी रात जोआ एक बेल नामी लड़की से मिली जिसने जोआ को इस आइलैंड की सच्चाई बताना शुरू की। उसने बताया कि हमारी कम्युनिटी में एक लिंक का वर्ड यूज होता है, जिसका मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब भी इस आइलैंड पे हफ्ते 2 हफ्ते बाद नए लोग आते हैं, उनके साथ कम्युनिटी का एक लोकल आदमी जुड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसे इस आइलैंड पे रहने के लिए मना ले। वह बताती है कि तुम्हारा लिंक निको है और जितना हो सके तुम उससे दूर रहो। ये बात जानकर जोआ काफी परेशान हो गई। जोआ अब गुस्से में निको के पास जाती है और उनसे इन सारी बातों के बारे में पूछती है और कहती है कि तुमने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है ना। सारी सच्चाई जोआ के मुंह से सुनने के बाद निको को इस बात का यकीन हो गया कि कोई तो कम्युनिटी के अंदर का बंदा ये सारे राज फाश कर रहा है। ये बात बताने के लिए वो एस्ट्रिड के पास गया और यहाँ हमें पता चलता है कि एस्ट्रिड के कहने पे ही जोआ की दोस्त को मरवाया गया था और एस्ट्रिड के ही कहने पर निको ने जोआ को उसके फ्रेंड की डेड बॉडी दिखाई थी ताकि निको उसे डराकर इस आइलैंड पे रोक सके। लेकिन अब निको एस्ट्रिड से कह रहा था कि मुझे लगता है कि हमने ये काम गलत कर दिया। वो तो अपनी दोस्त की डेड बॉडी देखने के बाद और भी ज्यादा डर चुकी है और यहाँ से जाने के बारे में बात कर रही है। एस्ट्रिड कहती है कि अगर जोआ इस आइलैंड से बाहर चली गई तो वो हमें पकड़वा सकती है, हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। अब एस्ट्रिड ने जोआ को अपने रूम में बुला लिया और पीछे ही अपनी इंस्पेक्टर को भी, जो उसे अपने गैजेट से मार देती। एस्ट्रिड से बातें करते करते चुपके से इंस्पेक्टर उसके पीछे आ गई। उसके सर के ऊपर वो अपना गैजेट रखते हुए उसे मारने ही वाली थी कि तभी जोआ बोल गई, एस्ट्रिड मैं आपसे माफी चाहती हूँ, शायद मैंने हम बहुत बदतमीजी कर ली है और अब मैं आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनते ही एस्ट्रिड पीछे वाली लड़की को जोआ को ना मारने का इशारा कर देती है। जोआ जो कि जान गई थी कि ये लोग उसे मारने वाले हैं, अपनी जान बख्शते देखकर उसे भी सुकून का सांस मिला और वो अपने रूम में वापस आ गई जहाँ निको था। उसके साथ बातों ही बातों में जोआ को ये पता चला कि जोआ के बारे में सब कुछ एस्ट्रिड को निको ने ही बताया है। ये बात जानकर वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। जोआ अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो अपना बदला लेना चाहती थी, इसीलिए रात में उसने सबके सोने का इंतजार किया और फिर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से निको को मारने के लिए पहुंची। इससे पहले कि वो निको को मार पाती, उसी की दूसरी रूममेट क्लोडिया उसे देखकर उसे रोक देती है। उसके मुंह पे हाथ रखते हुए वो उसे पीछे की तरफ लेकर आई। क्लोडिया ने सुबह होने पर उसे बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी, पर कम्युनिटी के लोगों ने उसे मार दिया। पर अब मैंने भी यहाँ से निकलने का प्लान बना लिया है। तुम्हारी तरह ही हर कुछ हफ्ते बाद नए लोगों को इस आइलैंड पे लाया जाता है ताकि वो एस्ट्रिड की कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए और जिस दिन उन लोगों को यहाँ लाया जाएगा उन्हीं की बोट में छुपकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। जोआ को क्लोडिया का ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो ये आइडिया जाकर अपने बाकी साथियों को बताती है। साथ ही उसने इन सबको आइलैंड का सारा सच भी बता दिया, जो जानकर ये लोग भी शॉक हो चुके थे। फिर अब दिखाया जाता है कि रात में एस्ट्रिड के हस्बैंड ने अपनी एक एनिवर्सरी की पार्टी रखी है। एस्ट्रिड के हस्बैंड यहाँ एस्ट्रिड के प्यार के लिए एक स्पीच दे रहे थे कि तभी अचानक कोई उनका सॉफ्टवेयर हैक कर लेता है, जिसके जरिए उन्हें एस्ट्रिड को मारने की धमकी मिलती है। ये चीज इन सबको काफी परेशान कर गई थी, इसीलिए अब कम्युनिटी के सारे मेंबर्स इस मामले का पता चलाने के लिए बैठ जाते हैं। इस कम्युनिटी की हेड मेंबर्स में से एक लड़की जो कि हैकिंग जानती थी, वो एस्ट्रिड को बताती है कि दूसरा हैकर बहुत पहुंचा हुआ है और मैं उसके सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रही। ये लोग अब फैसला करते हैं कि ये इस कम्युनिटी के किसी एक मेंबर को मारकर उस हैकर तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे और उन्हें बताएंगे कि एस्ट्रिड कितनी खतरनाक है। असल में एस्ट्रिड एक कल्ट की मेंबर है। कुछ लोग जोआ को मारने का कहते हैं तो कुछ लोग जोआ की रूममेट क्लोडिया को, जिसके बाद दिखाया जाता है कि रूम में से क्लोडिया को 2 इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लेते हैं। जोआ समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो इन लोगों से पूछती है कि आखिर आप क्लोडिया को कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन ये लोग जोआ को खामोश रहने का कहते हुए क्लोडिया को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। एक पहाड़ की चोटी पे ले जाकर इन लोगों ने अपने मेटल डिवाइस के जरिए क्लोडिया की जान ले ली। तो सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शहर में लोग अपने गुमे हुए प्यारों का पता चलाने में लग चुके हैं। एक आदमी ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। इस इन्वेस्टिगेटर ने अपना काम शुरू किया और जल्द ही उन सभी लोगों की लिस्ट निकाल ली जो उस आदमी के बेटे के साथ गायब हुए थे और इसी के अंदर जोआ का भी नाम था। इसलिए उन्होंने जोआ की फैमिली को कांटेक्ट करने का फैसला किया। यहाँ जोआ की बहन तो खुद ही जोआ को ढूंढ रही थी। वो फाइनली अब डेनियल नाम के उस लड़के से मिलनी जो जोआ के साथ पार्टी में गया था और वापस शहर भी आ चुका था। उसने जोआ की बहन को सारी पार्टी की बात बताई
कि कैसे उन्हें मैसेज आया, वो लोग आइलैंड पे गए, वहाँ पार्टी हुई, जिसके बाद ये लोग वापस आ गए। इस लड़के ने जुआ की बहन को एक रिस्ट बैंड भी दिया जो उन्होंने वहाँ जाते ही पहना था। जैसे ही जुआ की बहन ने इस रिस्ट बैंड को टच किया वो एक्टिवेट हो गया और इसकी खबर आइलैंड के लोगों को लग गई। जुआ की बहन डैनियल नामी आदमी को शुक्रिया कहते हुए अपने घर आ गई, जिसके बाद डैनियल को आइलैंड के लोगों ने किडनैप कर लिया। वो उसे एक वीरान जगह ले गए और उससे रेस्ट बैंड से भेजे हुए सिग्नल के बारे में पूछने लगे। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया और फिर ज्यादा मार खाने पर उसने कम्युनिटी के लोगों को बताया कि जुआ की बहन जुआ को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये बात सुनने के बाद कम्युनिटी के लोगों ने उसे मार दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुआ के साथ उसके चारों ग्रुप के मेंबर्स एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। उन्हें यहाँ जलते हुए कोयलों के ऊपर से चलकर अपने हाथ पे एक टैटू भी बनवाना था जो उनकी कम्युनिटी का था। इन दर्द भरे कामों को करके उनकी हालत काफी खराब हो रही थी, लेकिन यही काम करने के बाद वो लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते थे। अब इन्हें एक पेंडेंट दे दिया गया था जो इस बात का सबूत था कि ये लोग फाइनली इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं। इनके हाथ पे जो टैटू बनाए जा रहे थे असल में वो स्टार रेटिंग थी। 1 स्टार का मतलब था कि ये लोग कम्युनिटी के मेंबर हैं, 2 स्टार का मतलब था कि ये लोग कम्युनिटी के मैनेजमेंट का हिस्सा हैं और 3 स्टार का मतलब था कि ये लोग कम्युनिटी के हेड मेंबर्स में शामिल हो गए हैं। अब कुछ दिनों का वक्त गुजरा। अब यहाँ पर वक्त के साथ साथ जुआ के ग्रुप की तरह ही और लोग भी आते गए। उन्होंने यहाँ पर वक्त गुजारना शुरू कर दिया और उनमें से ही बहुत से लोगों को कम्युनिटी का हिस्सा भी बनने दिया गया। इस सबके साथ साथ जुआ और बेल की दोस्ती भी काफी अच्छी हो गई, जिसने उसे इस कम्युनिटी के बारे में बताया था। बेल ने इस मत पर जुआ को बताया कि वो इस आइलैंड की रेबल लोगों की मेंबर है जो यहाँ के लीडर्स को हटाने का काम करते हैं। एक तरह की ऑपोजिशन है ये लोग। वो जुआ को भी अपने साथ मिलने को कहती है पर जुआ उसे इनकार कर चुकी थी। साथ ही जुआ ने उसे यह भी बताया कि वो अपने लोगों के साथ यहाँ से भागने का प्लान भी कर चुकी है। बेल जानती थी कि उसका यहाँ से जाने का प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उसने उसे डिमोटिवेट नहीं किया बल्कि हौसला दिया कि हाँ तुम कामयाब हो जाओगी। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि रात में कोई अनजान आदमी एस्ट्रिड के ऊपर हमला करने के लिए आया। इससे पहले कि वो एस्ट्रिड को मार देता है, यहाँ एस्ट्रिड के हस्बैंड उठ जाते हैं। वो अपनी बेबी को बचाने की कोशिश करते हैं और इस आदमी से लड़ने लग जाते हैं। यह आदमी बड़ी चालाकी से इस आदमी को चाकू मारते हुए यहाँ से भाग जाता है। एस्ट्रिड अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। वो यहाँ अपनी कम्युनिटी के क्लिनिक नहीं गई थी बल्कि वो इसी आइलैंड पे बने दूर एक हॉस्पिटल में गई थी जहाँ उसका इलाज कर दिया गया था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि एस्ट्रिड ने दोबारा अपनी कम्युनिटी की मीटिंग बुलाई, लेकिन इसमें उसने अपने हस्बैंड पे होने वाले हमले के बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बजाय उसने बताया कि हमारे आइलैंड पे नए लोग आने वाले हैं, इसीलिए आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। हर किसी को कोई ना कोई काम दिया गया ताकि लोगों को अपनी कम्युनिटी में जमा करने का ये बुरा प्लान उनका आसानी से पूरा हो सके। ये खबर सुनते ही जुआ और जुआ का साथी तो काफी खुश थे क्योंकि अब वो टाइम आ चुका था जिसका ये लोग इंतजार कर रहे थे। ये लोग फाइनली इस आइलैंड से बाहर जा सकते थे अब। लेकिन उनकी ये खुशी तब गम में बदली जब उन्हें पता चला कि पार्टी में उन्हें मेन जगह पे काम करना है। वहाँ पे कैमरा भी लगे हो सकते थे, ये नहीं इनके ऊपर भरपूर नजर रखी जा सकती थी। जुआ जो काफी दुखी थी और बीच में बैठी थी, उसके पास अब उसकी दोस्त बेल आती है। जुआ अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बताती है कि कैसे वो तो यहाँ से भागने का प्लान कर रही थी, लेकिन अब उसकी ड्यूटी मेन पार्टी साइड पे लगा दी गई है जहाँ से सब लोग उसके ऊपर नजर रखेंगे। तब बेल उसकी मदद करने का फैसला करती है और कहती है कि तुम अपने प्लान पे फोकस करो, वहाँ लोगों का ध्यान भटकाने का काम मैं कर लूंगी। फाइनली अब लोगों की बोट भी यहाँ तक आ गई, पार्टी शुरू हो गई। जुआ और जुआ का साथी बगैर किसी को शक दिलाए कई घंटे यहाँ खामोशी से काम करते रहे। फाइनली अब वो टाइम आ चुका था जब जुआ को अपना प्लान पूरा करना था। उसकी दोस्त बेल उसका यहाँ साथ देने वाली थी। उसकी कम्युनिटी के जितने रिबल मेंबर्स थे उसने सबको साथ मिलाते हुए यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट करवा दिया, जिससे यहाँ अफरा तफरी मच गई। इस चीज का फायदा उठाते हुए जुआ का दूसरा साथी पहाड़ी की दूसरी तरफ गया। उसने वहाँ से रेत हटाई और वहाँ उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क मिला जो बेल ने ही उनके लिए वहाँ रखे थे, जिसको लगाने के बाद वो पानी के अंदर छुपते हुए बोट तक पहुंच गया। बोट में चढ़ते ही अब उसके सामने आइलैंड का ड्रोन आ चुका था। ये देखकर वो घबरा जाता है, उसे लगता है कि अब आइलैंड वाले उसे मार देंगे, लेकिन ड्रोन का कंट्रोल उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ में था और गर्लफ्रेंड इस कम्युनिटी की हेड मेंबर थी। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो अपने इस दोस्त को मारकर कम्युनिटी के लिए अपनी वफादारी निभाए या फिर अपने दोस्त को बचाए, और वो आखिर में अपने दोस्त को जिंदा छोड़ देती है और इस ड्रोन को यहाँ से हटा देती है। सभी लोगों को चकमा देते हुए जुआ भी अब उसी पहाड़ी के पीछे आई जहाँ से उसके साथी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला था। इससे पहले कि वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर यहाँ से भागती, इस कम्युनिटी का एक मेंबर उसे देख चुका था। वो उसे यहाँ पर मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो अपना काम पूरा कर देता,
यहाँ पर जोआ का दूसरा साथी आकर पीछे से उस पर हमला करके उसे मार देता है। मौका पाते ही अब जोआ भी पानी के अंदर छलांग लगा चुकी थी। फाइनली ये लोग इस आइलैंड से बाहर जाने वाले थे। इससे पहले कि वो बोट पर चढ़ती, उसे दूसरी बोट में कोई जाना पहचाना इंसान नजर आता है जो उसकी बहन थी और इस पार्टी में आ चुकी थी। अपनी बहन की जान बचाने के लिए अब उसने अपनी जान को दांव पे लगाने का फैसला किया और इस आइलैंड पे ही रुकी रह गई। और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।